अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, अच्छा रहना, फिट रहना, हेल्दी रहना बड़ा ज़रूरी है। और दिन का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल करे, हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, अब क्योंकि जब सुबह का आगाज़ होता है तो कुछ लोग बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत सारे काम निपटाने के बाद बड़ा खुश उठते हैं और वो कहते हैं जी आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा क्योंकि हमने सारे काम जो है वो कर लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो लेज़ीनेस होती है वो आपकी राह में रुकावट बनती है। यानी अगर आपको फील हो रहा है कि आप लेज़ी हो रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह मेनली ये नहीं होती है कभी कभी कि आपको इंटरनली बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी लेज़ीनेस की वजह क्या है, और ये वजह इसलिए होती है कि आप बहुत सारी हैबिट्स को, बहुत सारे ऐसे रूटीन हैं जिसको फॉलो नहीं करते। अचानक से आप लेज़ीनेस नहीं दूर कर सकते। लेज़ीनेस यानी सुस्ती, काहली दूर करने का एक बेहतरीन तरीका या रेमेडी ये है कि आप माइंडफुल रहें। यानी जब आपने किसी काम को करने का सोचा है, यानी आपकी आँख खुली है और आपको पता है कि जी ठीक है इतना टाइम बच गया है, तो आप फ़ौरन से जो है वो उठ जाएं और अपना वो काम करें। उसके अलावा सेकंड थॉट अपने माइंड में नहीं आने दें। बी क्लियर अबाउट इट कि यू आर गोइंग टू डू दिस। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जो आपकी लेज़ीनेस है, दिमाग की लेज़ीनेस, अब अगर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से है, कोई और इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपको लेज़ीनेस फील हो रही है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी। बट माइंडफुल रहने का तरीका, अपने आप को सुस्ती काहली से दूर करने का तरीका ये है कि जब आपने किसी काम को करना है फ़ौरन वो काम कीजिए, सेकंड काम कीजिए, थर्ड काम कीजिए। आप देखें आप एक्टिव भी हो जाएंगे। जब आपने वॉक पे जाना है वॉक पे जाइए, उसके बीच में आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। डाइवर्जन जो होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक और अपना दिन अच्छे से गुजारिए। अच्छा जी, अब एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं हम कि जी कराची के नौजवान ने मलेशिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। दैट्स रियली ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। अच्छा जी, सैयद अब्दुल्ला अतीब ने बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो मुकाबलों में 3 मेडल्स जीत लिए हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मलेशिया में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी की शानदार कामयाबी। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए 3 मेडल्स। सैयद अब्दुल्ला अतीब का शानदार कारनामा। कराची के ताइक्वांडो स्टार ने आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो मनवाया है। अच्छा जी, तो हमारे लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और जब भी कोई प्लेयर, जब भी कोई स्टूडेंट, जब भी कोई इंसान पाकिस्तान के लिए कोई अचीवमेंट करता है तो जाहिर सी बात है पूरी कौम उसको अप्रिशिएट करती है। एंड वी वांट कि इसी तरह हमारा टैलेंट जो है वो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज होता रहे और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाता रहे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर वापस आकर जो है एक ज़बरदस्त इशू जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जहाँ तरबियत और तालीम हासिल कर रहे होते हैं वहीं उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो किसी को बता नहीं पाते हैं। जिसको कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स उनको आपस में बुली कर रहे होते हैं, यानी कुछ कह रहे होते हैं, टॉन्ट मार रहे होते हैं या उनकी किसी कमज़ोरी का जिक्र कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब कुछ डिस्कशन करते हैं स्कूल की। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं और फिर करंट सिचुएशन आपके साथ में शेयर करते हैं। तब से लेके अब तक क्या कुछ बदला है। बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। स्कूल के जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सब चेंज हुए और टीचर्स के एटीट्यूड चेंज हुए एंड ऑल दैट। स्कूल में बहुत सारे ऐसी नई चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की गई जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं। मगर स्टिल अभी भी हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में बुलिंग का सिलसिला जारी है। अच्छा, अब ये इस तरह नहीं होती है कि ये जो है वो बड़ा कोई खुल के कोई बच्चे एक दूसरे से किसी के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं एंड ऑल दैट। ये एटीट्यूड होता है। कभी कभी अनस्पोकन एटीट्यूड होता है, कभी कभी इस तरह का एटीट्यूड होता है कि आपको लगता है कि आप शायद उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते लेकिन आप उसको फील ज़रूर करते हैं। तो स्कूल में जो बुलिंग होती है इसमें टीचर्स जो हैं इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, या कभी कभी खुद टीचर्स भी अगर किसी बच्चे को नापसंद करें या उनका कोई ऐसा कमेंट, क्लास में दिया हुआ कमेंट किसी बच्चे के लिए इस तरह से अजाब हो जाए कि बाकी बच्चे टीचर के कमेंट को ही लेके जो है वो बुली करते रहें कि तुम्हें तो टीचर ने ये कहा था कि तुम्हारे नंबर तो कम आए हैं और तुम तो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या तुम्हारे पास ये नहीं है, या तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो पुअर है एंड ऑल दैट। इस तरह का कोई भी मतलब बुली करने के लिए कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कोई भी रेज कर सकता है और शायद ये सारे बच्चे या वो एनवायरनमेंट में क्रिएट हो जाता है या मासूमियत में ही ये चीज़ें क्रिएट हो जाती है। इस पर बात करने के लिए फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, स्कूल की बातें करते हैं, अपने अपने स्कूल से शुरू करते हैं।
आप बताइए आपका स्कूल का एक्सपीरियंस इस सेंस में कैसा रहा? किसी किस्म की आपने कभी बुलिंग तो नहीं देखी? किसी टीचर ने जो है वो आपको इस तरीके से तंग तो नहीं किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिला वजह आपके ऊपर कमेंट किया हो, बाकी आपके फ्रेंड्स ने जो है फिर उसके बाद आपको बुली किया हो, या दोस्तों ने बुली किया हो, या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे आपको इरिटेट फील होता हो? ज़्यादातर हम लोगों को शिकायतें तो वैन वाले अंकल से ही होती थी, लेकिन ये बताइए कैसा गुजरा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस जो था स्कूल का, तो इट वाज हॉरिबल, ठीक है, अच्छा। बिकॉज सिंस यू ऑलरेडी नो अबाउट माय कैंपिंग, वो कैंपिंग स्टार्ट करने का मकसद ही था कि जो मैं थ्रू आउट बुली होती आई स्कूल लाइफ में, देन हाँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो बुलिंग मैंने ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा और बड़े लेवल पे फेस की है थ्रू आउट माय स्कूल लाइफ। ओके। And the sad part was कि sometimes the teachers were also, you know, part of that entire process. सही मतलब है। अगर एक चीज हो रही होती थी तो वो देखते हुए भी उसको नजरअंदाज कर देते थे। तो वो चीज फिर आपको बहुत पिंच करती है कि आपके टीचर्स, आपके जो मेंटोर्स होते हैं, if they are not there to support you, ठीक है, if they're not there to stop the person जो आपको बुली कर रहा है, जी। ठीक है। हमेशा मैं एक बात ये करती हूँ कि there are two things, एक होता है अप स्टैंडर्ड और एक होता है बाय स्टैंडर्ड। सो जो अप स्टैंडर्ड होता है वो इंसान होता है जो कि आगे बढ़ के बुली को रोकता है। हाँ। और वो कोशिश करता है कि वो कल को किसी और को बुली ना करे, द अदर पर्सन। राइट। और जो बेसिकली बाय स्टैंडर्ड होता है वो या तो एक साइलेंट ऑब्जर्वर होता है, या फिर वो इंसान होता है जो कि उस बुली के साथ मिल के आपको बुली करना शुरू कर देता है। दे आल्सो स्टार्ट एंजॉयिंग कि ओ इसको बुली कर रहे हैं, सो मच फन, लेट्स डू इट टुगेदर। तो वो जो बाय स्टैंडर्ड है ना, हमें उनको एक तरह से काउंसिल करने की जरूरत है, एक तरह से समझाने की जरूरत है कि उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि दिस इज नॉट ओके एंड वी शुडंट डू दिस, हाँ जब बिल्कुल। आप उनको ये सिखाएंगे कि अगर कोई किसी को बुली कर रहा है, सो यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, यू डोंट हैव टू बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर, यू हैव टू स्पीक अप, ठीक है। हो सकता है कि आप इतने बड़े नहीं हैं, आप बहुत छोटे हैं और आपको लगता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ, तो आप किसी अडल्ट के पास जाके आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें आई थिंक स्कूल में टीचर्स को चाहिए कि वो ये एक कल्चर जो है वो डेवलप करें जो कि रिस्पेक्ट करें, जो एक रिस्पेक्ट का कल्चर है जरूर हर स्कूल में होना चाहिए। सही, बिल्कुल। Which was not there when I was studying. बिल्कुल ठीक Yes. कह रही हैं कि रिस्पेक्ट का कल्चर हर स्कूल में होना ही चाहिए। हम लोग अपने स्कूल्स की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आपका एक्सपीरियंस बड़ा हॉरिबल रहा और मतलब आपकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो जब आप उस एज में होते हैं तो जाहिर सी बात है वी फील अलॉट। हम उस टाइम पे होते हैं कि हमें टीचर की भी तवज्जो चाहिए होती है, हमें अच्छे फ्रेंड्स भी बनाने होते हैं, मगर छोटी छोटी बातों पर भी लोग इरिटेट हो जाते हैं अगर वो घर से बहुत ज़्यादा पैम्पर होते हैं, यानी कि अगर उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार में रखते हैं तो आप देखें वो बहुत हसास जो है ना वो बच्चे होते हैं। और इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जब वो बाहर निकलते दुनिया देखते तो उनको रियलाइज़ होता है कि दुनिया तो ऐसी भी है, दुनिया तो इतनी बुरी भी है। तो जितना टाइम में आप सीख रहे होते हैं या जितना टाइम में आप ये सारा एटीट्यूड फेस करना सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम में फिर वो उस टाइम से आप बाहर चले जाते हैं, फिर आपकी सिचुएशन मज़ीद चेंज हो जाती है। तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस ही मिल रहे होते हैं। वालिदैन को बच्चों को किस तरह से तरबियत करना चाहिए कि वो ये सारी हार्डनेस और ये सारी रफनेस बाहर की दुनिया की, स्कूल्स की एंड ऑल फेस कर सकें, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, आज जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इसमें क्या जो है ना वो प्रॉब्लम आपको नज़र आती है? बच्चे क्यों बुली होते हैं? क्यों बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा, हम तो नहीं जा रहे स्कूल? जी फातिमा। मतलब बहुत ही हमारे पास जो लॉट है वो बहुत ही स्पॉइल्ड, ठीक है। हाँ। पेरेंट्स बच्चों को कुछ नहीं कहते, टीचर्स को जो है वो एक बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आपने डांटना नहीं है, आपने कुछ नहीं बोलना। हाँ। जब आपके पास बच्चा इतने लंबे टाइम के लिए स्कूल में होता है और आपको ये राइट ही नहीं दिया जाता टू करेक्ट द चाइल्ड, टू रेज योर वॉइस, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू रेज आवर वॉइस, बच्चे नहीं सुनते बात। तो अगर उस चीज को भी पेरेंट्स पर्सनली लेना शुरू कर दें कि भाई ऐसे कैसे, हाउ डेयर द टीचर स्पोक टू माय चाइल्ड लाइक दैट, ठीक है,
हाँ, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये हमें खत्म करना है, हमें इसे चेंज करना है, बिकॉज जब आप एक अपने बच्चे के सामने आप इस तरह से बात करते हैं कि टीचर की हिम्मत कैसे हुई, उसने हाँ, मेरे बच्चे पे आवाज उठाई, या उसने हाँ, ऐसे बात की, या उसने कॉपी ऐसे रखी। जब वो आपसे ये बातें सुनता है, उसको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि कल को मैं भी जाके टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, हाँ, मेरे पेरेंट्स इस तरह से बात कर रहे हैं और ये फैक्ट है, सबाई ऐसे होता है। बहुत से बच्चे हैं, अगर हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं तो ये नहीं करूंगा, या मैं तो ये नहीं करूंगी, हाँ, और अगर सही, आपने मुझे फोर्स किया तो मैं अपनी मामा को बताऊं। सही, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, वो घर से सही, सीख रहे हैं ये तो आपने। ये तो ये तो उल्टा हो गया, टीचर स्ट्रेस में आ रहे हैं इस तरह तो। लेकिन बहुत सी ऐसा ना, हम एक चीज जब स्कूल में हम बात करते हैं बुलिंग की ना, हाँ, सो ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है। बहुत सी दफा आपकी मैनेजमेंट आपकी टीचर्स को बुली कर रही होती है, एंड ट्रस्ट मी, हाँ, इसमें आपकी टीचर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, हम्म, बिकॉज आपकी मैनेजमेंट वो पावर में होती है, वो आपको एक कांस्टेंट जो है ना ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा होता है टीचर्स को। हाँ, यू नो, यू हैव टू गिव देयर 101% टू प्रूव कि भाई वी आर डूइंग समथिंग गुड। हाँ, हर चीज में अगर आप उनके नुक्स निकालना शुरू कर देंगे, यू शुड गिव सम स्पेस टू द टीचर कि वो सही, किस तरह पढ़ा रही है। शी ऑल्सो हैज हर वे ऑफ टीचिंग। तो आई थिंक मैनेजमेंट को ट्रस्ट करना चाहिए टीचर्स को, और सही, ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, मिस यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आपके स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि भाई टीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम्म, मैनेजमेंट से कोई भी उठकर आके मेरी टीचर के साथ जो है वो ऊंची आवाज से बात कर सकता है या उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, तो इट्स ओके, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ या मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। तो आई थिंक सही, ये जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसकी अगर हम बात करें, जब आपकी मैनेजमेंट से स्टार्ट होगा वो रिस्पेक्ट का कल्चर, तो वो डेफिनेटली नीचे तक जाएगा, एंड पूरा स्कूल आपका सेफ होगा। बहुत हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करेंगे। सो आई थिंक इस तरह से दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही। अच्छा, ये बताइए कि आप क्योंकि खुद भी टीचर हैं, आपने बताया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कौन से जो स्टूडेंट हैं, किस टाइप के बच्चे जो हैं ज़्यादा एनवाइंग लगते हैं, और कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ओबीडिएंट लगते हैं, बात मान लेते हैं, मतलब वो टीचर की डांट को भी अपने लिए रेलेवेंट समझते हैं कि नहीं ठीक है, पेरेंट्स भी तो डांट देते हैं, ओके टीचर कल हम ये काम कर लेंगे। क्यों, क्या डिफरेंस लगता है आपको? Sabha, because I would talk from a very different perspective because I'm a mother myself. ठीक है, हाँ, तो मैं हमेशा एज अ टीचर जब भी कोई चीज करने लगती हूँ तो मैं अपने बच्चों को माइंड में रखती हूँ कि हाँ, अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ और कल को कोई मेरे बच्चों के साथ करेगा, सो हाउ वुड आई फील। तो सही, वो जो एम्पैथी वाला जो एक एस्पेक्ट होता है वो आई थिंक टीचर्स में होना बहुत जरूरी है। ज़रूरी ठीक है, है, हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल एक मदरली फिगर बन जाए, बट जब आप बच्चा फील करेगा कि यू आर हिज और हर सेफ प्लेस, तो वो आपसे आके बात भी डिस्कस करेगा, वो आपको आके चीजें भी बताएगा कि इस तरह से हुआ। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डेवलप्ड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद माय स्टूडेंट्स, और वो इतना अच्छा और स्वीट सा बॉन्ड है कि वो कुछ भी होता है, दे जस्ट कम टू मी एंड दे टेल मी, एंड आई मेक श्योर कि मैं उसको उसी के टाइम रिजॉल्व करूँ, उसी टाइम। एंड बच्चे की बात जो है वो कल तक नहीं जानी चाहिए, बिकॉज फिर उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर। सही, बिल्कुल, So as teachers, it is our responsibility to create that safe space and have a very positive, friendly bond with their students. राइट। अच्छा, कुछ टीचर्स इस तरह से होते हैं कि वो किसी एक बच्चे को जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं और बाकी बच्चों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, या किसी एक की बहुत गलतियां बता रहे होते हैं और बाकी उस पर हंस रहे होते हैं, या ब्रेक टाइम में बाकी जो है उसको बुली कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये किस तरह का एटीट्यूड है? एक्चुअल में टीचर को क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि वो इक्वली सबको ट्रीट करें? और ये जो बुली करने वाला जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना, ये वहीं से डेवलप होता है जब टीचर किसी एक की तारीफ़ करे। टीचर जब किसी एक बच्चे को कहते हैं नहीं ये बहुत ब्रिलियंट है, तो बाकी बच्चे शायद उतना हौसला नहीं रख पाते, उतने हम्बल नहीं होते, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उस बच्चे को ही बुली करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो वाकई उसकी पर्सनैलिटी अच्छी भी है तो वो डल होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक
कि एक्चुअल में टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है या राइट टीचर एक्ट क्या है टू ट्रीट स्टूडेंट इक्वली? देखिए, जिन टीचर्स की आपने बात की कि हाँ। बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं जो कि बहुत अनप्रोफेशनली काम करती हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है, जी। उनको एथिक्स नहीं पता होते कि आपने किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है और फेयरली ट्रीट करना है, ठीक हाँ, है। हाँ। देखिए, आपकी अपनी औलाद में भी हर बच्चा बराबर नहीं होता, लेकिन आप ये नहीं करते कि आप कहते हैं कि ओ तुम खराब हो, तुम अच्छे हो। आपकी कोशिश होती है एज अ मदर आप सबको इक्वली प्यार करें, सबको इक्वली ट्रीट करें और किस तरह से किसी को ह्यूमिलिएट न करें, बुरा ना फील कराएं। So what I believe is कि as a teacher, it is your responsibility, your core responsibility that you have to treat your students fairly, ठीक है। अगर एक बच्चा किसी let's suppose वो मैथ में वीक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है। तो जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरह से हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता। सबकी मेंटल कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज डिफरेंट होती हैं और आप उसको किसी एक पॉइंट पे जज नहीं कर सकते कि ओ इसकी तो ये चीज अच्छी नहीं है, ओ ये तो सही से बैठ नहीं सकता, ही डजंट नो हाउ टू ईट। यू हैव टू टीच देम। The reason they're coming to you is because you as a teacher you have to teach them, ठीक है, ये आपका काम है। That's the reason you are a teacher. So आप उनको सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे तो आपके पास पूरे एक साल के लिए होते हैं, that's more than enough, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं, या आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हाउ यू गोइंग टू टीच दोज थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स, राइट। सो उसमें जो व्हाट आई बिलीव इज कि आपने उनको बुरा नहीं फील कराना, आपने उनको किसी से कमतर नहीं फील कराना, बिकॉज यहीं पे आके जब उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, उनकी जो लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है, सो वो सारा कुछ आपकी बातों की वजह से, आपकी एक्शंस की वजह से, आपकी रिएक्शंस की वजह से उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपके बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। सो जस्ट इमेजिन कि जो एलिमेंट्री लेवल हो गया या फिर अर्ली इयर्स हो गए, अगर उसी में आपकी टीचर्स आपको इनडायरेक्टली पिन पॉइंट करिए या लेबलिंग कर रही है कि ओ तुम तो ये हो, तुम तो ऐसे हो, तो उस टाइम से बच्चे की पर्सनालिटी बिल्कुल शाटर करना शुरू कर जाती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उसकी नहीं हो पाती है, एंड it is very harmful. It is very harmful. So I think it is a request that all the teachers should be very kind, very gentle towards every student, चाहे वो बच्चा जैसा भी हो। एंड बहुत सी सभा इस तरह से होता है कि अगर किसी पेरेंट के साथ किसी टीचर का ग्रज होता है, वो बच्चे से निकालते हैं, which is not okay, ठीक है। आपका बिकॉज उसमें उस बच्चे की कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोई मदर फिनिकी है या अगर कोई फादर या किसी पेरेंट ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, तो उसमें उस बच्चे की फॉल्ट नहीं है। यू कांट take revenge from your student. You can't do that. As a motherly figure, you have to think about it before reacting or before labeling that child. So I think जब आप इस तरह की इन पॉइंट्स पे आप सोचते हैं, तो फिर आप बहुत हम्बली चीज़ों को डील करते हैं, और आई थिंक दिस इज हाउ यू क्रिएट अ पॉजिटिव बॉन्ड विद योर स्टूडेंट्स व्हिच इज लॉन्ग लास्टिंग। राइट, थैंक यू वेरी मच फातिमा ऑफ टाइम। और बात यही है कि अगर आप अपने स्कूल से आज के स्कूल को कंपेयर करें या जिस भी आप बैच से हों आप कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि बुलिंग होती है स्कूल्स में, लेकिन वो इस तरह से होती है कि आप उसको समझा नहीं सकते या बता नहीं सकते। कभी कभी आपस में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं, कभी कोई टीचर जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर रहे होते हैं कि किसी को जो है कुछ कह दिया और किसी बच्चे को कुछ कह दिया, डिफरेंस क्रिएट हो गए एंड ऑल दैट। बट इसको टेकअप करना स्टूडेंट्स का काम है, और वो अगर बहुत छोटी एज के हैं तो जाहिर है फिर उनको टीचर्स को ये सपोर्ट करना चाहिए, संभालना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, या क्या ऐसी चीज़ें जो उनके दिल और दिमाग में। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि एटलीस्ट वो सारी बातें आके पेरेंट्स को घर पे लाजमी बताएं कि आज का दिन कैसा गुजरा। मतलब मैं मेरी वालदा को आज तक भी रोज़ाना जैसा भी मेरा दिन गुजरता है, जो भी सारा कुछ होता है, तो मैं ज़रूर उनको बता रही होती हूँ कि आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो आपको कम्युनिकेशन रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रखने से ये होता है कि वो आपसे डरते नहीं हैं, आपसे हर चीज़
शेयर करते हैं और नुकसान से बच जाते हैं। तो जो लोग बहुत सारी चीज़ें सिर्फ स्कूल या टीचर पर डाल देते हैं, ये ना करें। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपने बच्चों से खुद बात करें, उनकी मसाइल सुने और फिर ऐसी कोई बात है तो स्कूल में जाके बात कर लें। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, सितारों का हाल क्या है चाल, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं कि भाई सितारों का क्या हाल है। वर्गो, लिब्रा, टॉरस और स्कॉर्पियो क्या कर रहे हैं इस हफ्ते और किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो सितारों का हाल, सितारों की चाल के बारे में बात करने के लिए उनसा शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ों को और ये भी बताती हैं कि क्या करना चाहिए फिर क्या नहीं करना चाहिए। उनसा को वेलकम करते हैं। उनसा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी जबरदस्त लग रही हैं, आपने बहुत जबरदस्त कलर पहना हुआ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। ये बिल्कुल आपने जो कलर पहना हुआ ना, बस ये समझें कि ये अगस्त का कलर है। ग्रीन इज अ कलर ऑफ अगस्त, इज अ कलर ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल दैट। यस, अच्छा जी, ये बताएं कि क्या चल रहा है, कौन सा स्टार क्या कर रहा है। इट्स अप टू यू कि आप जिस स्टार के बारे में बात करना चाहें पहले, तो क्या कह रहे हैं कार्ड्स? एरीज से शुरू करते हैं और एरीज के लिए जो कार्ड्स आए हैं जिसमें किंग का कार्ड है और वो भी पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एरीज वालों के मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर। उनके पास खूब सारा पैसा आएगा। कोई ऐसा पैसा फंसा हुआ है आपका तो पैसा वहां से आपको रिकवर हो सकता है। कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब से मतलब हो सकता है कि सैलरी आपकी बढ़ सकती है और कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो फंसी हुई है तो वहां से रिकवरी हो सकती है। तो उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है एरीज वालों की लाइफ में और मैच्योरिटी आ रही है। सोचने समझने की सलाहियत उनकी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो एक अच्छा टाइम एरीज वालों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अपने फैसले खुद ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और हो सकता है कि कोई मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो कहीं पे कोई साइड बिजनेस भी उनका स्टार्ट हो सकता है। सही। फिर बात करते हैं टॉरस वालों की और टॉरस वालों के लिए जो कार्ड है वो ये है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शादी का कार्ड है। टॉरियंस जो सिंगल हैं उनकी शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छा। फैमिली टाइम नजर आ रहा है। एक शादी अगर खत्म हुई है तो दूसरी शादी के चांसेस हो सकते हैं। फिर विरासत उनको मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, पैसों में फायदा हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कारोबार में मुनाफा हो सकता है, फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजरेगा, हैप्पीनेस नजर आ रही है उनकी लाइफ में टॉरस वालों की। और कारोबारी लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स टॉरस हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर जेमिनाई वालों के लिए जो कार्ड है वो भी एम्परर का कार्ड है कि एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है जेमिनाई वालों की और दूसरा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा भी होगा और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नजर आ रहा है कि अपने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वक्त पे अपना काम कंप्लीट करेंगे, वक्त पर सोएंगे, वक्त पर उठेंगे, वक्त पर दफ्तर जाएंगे, अपना जो भी जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कारोबार की जिम्मेदारियां हैं, जॉब की हैं, फैमिली की हैं, या अपने आप से रिलेटेड या वालिदैन से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा वक्त नजर आ रहा है जेमिनाई वालों का। सही। अच्छा, जेमिनाई वालों की ना ये जितने भी आप स्टार्स बता रही हैं ना उनसा, इनका करियर और इनकी लव लाइफ भी बताते जाइएगा, लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। करते हैं कैंसेरियंस की तो यहाँ पे करियर के वॉन्ट्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है कि पार्टनरशिप उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। अगर किसी के साथ मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। अगर नौकरी में कोई मसला है तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, उसकी मदद से, उसके कॉन्टैक्ट से आपको फेवर मिल सकती है। और ये कार्ड जो है हेल्पिंग का कार्ड है तो
या आप किसी की मदद कर रहे हैं या आपकी कोई मदद कर रहा है। फिर लव लाइफ जो कैंसेरियंस की है वो एस ऑफ पेंटिकल्स के न्यू बिगिनिंग है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है कैंसेरियंस का। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा। और लव लाइफ में भी अगर कोई ब्रेकअप वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन है तो दोबारा से रियूनियन या पैचअप हो सकता है, दोबारा से न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नया दोस्त भी आपका बन सकता है। सही। फिर अच्छा जी। बात करते हैं लियो वालों की। और लियो वाले जो करियर के हवाले से तो यहाँ पे बहुत पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। आने वाला टाइम उनका बहुत बिजी रहेगा। इंडिपेंडेंट कोई काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट अपना कोई प्रोफेशन बना सकते हैं, अपने फैसले खुद कर रहे हैं। कोई जो भी काम करेंगे वो फुल ऑफ पैशन और फुल ऑफ एनर्जी के साथ करेंगे, तो उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट काम भी शुरू हो सकता है। फिर यहाँ पे लियो वालों की लव लाइफ में थोड़ी परेशानी लग रही है कि कोई ऐसी बात है जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। सेहत का भी बहुत लियो वालों को ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। और लव के हवाले से या मैरिड लाइफ के हवाले से उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा भी होगा। और कोई ऐसी बात है जैसे कोई नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है या ब्रेकअप चल रहा है उनका, तो उसके हवाले से भी वो बहुत लियो जो है परेशान है कि कब पैचअप होगा, कब बातचीत होगी, कब रियूनियन होगा, कब शादी होगी। तो इस हवाले से भी थोड़ा लियो जो है वो फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। फिर वर्गो की बात करते हैं। वर्गो के करियर में जो है यहाँ पे अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। फिर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। वर्गो कोई डिसीजन लेना चाहता है लेकिन नहीं ले पा रहा है। कभी वो कोई ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, कभी कोई ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। फिर वर्क प्लेस के हवाले से वर्गो वाले जो है ना, ऐसे लोग हैं उनके वर्क प्लेस पर जो उनसे जेलस हैं, हसद करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं वो बहुत ज्यादा जेलस हैं जो दुश्मन भी हैं उनके, तो उनसे जो है वो केयरफुल होना चाहिए। अगर आपको पता है कि ऐसे लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और फैसला करने की जो है ना थोड़ा सा उनको इनिशिएट करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। फिर यहाँ पे वर्गों की लव लाइफ में थोड़ी सी खामोशी नजर आ रही है कि जो मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। बातचीत चल रही है तो बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल शादी के चांसेस मुझे डिले नजर आ रहे हैं। घर में ज्यादातर वक्त आपका गुजर सकता है। नई दोस्तियों के लिए भी अच्छा टाइम नजर आ रहा है। लेकिन लव के हवाले से थोड़ा सा वर्गो जो है अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही जितना करियर की तरफ उनका फोकस ज्यादा है, अपना फाइनेंस की तरफ फोकस है। मेडिटेशन उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर इस वक्त वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर किया करें। सही। लिब्रा की बात करते हैं। उनके करियर के हवाले से देखें तो न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई नया काम, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कोई आपके अंदर स्किल है, कोई क्रिएटिविटी है, उसको ज़रूर यूटिलाइज करें, उसका इस्तेमाल करें। और कोई भी ऐसा कोई आपके अंदर शौक है जो उस चीज़ को ज़रूर आपने अपना बिगनिंग करनी है। लव लाइफ के हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है कि आपका की नाराजगी अगर किसी के साथ हो गई है तो वो दूर हो जाएगी। आपका रियूनियन हो सकता है। शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है। मैरिड लाइफ उनकी बहुत लिब्रा वालों की अच्छी नज़र आ रही है। और किसी दोस्त की शादी या किसी रिश्तेदार की शादी में शिरकत भी कर सकते हैं। सेहत के हवाले से भी लिब्रा वालों का टाइम अच्छा नज़र आ रहा है। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के करियर के हवाले से देखें तो थोड़े मामला डिले नजर आ रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई की है जॉब, वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, या आपने इंटरव्यू दिया है वहां से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो थोड़े मामला आपके डिले हो सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है या कोई बिजनेस के हवाले से कोई प्रोजेक्ट का आप इंतजार कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट या अपना घर खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से डिले हो सकते हैं।
सही। लव लाइफ के हवाले से जो है जो स्कॉर्पियो है वो भी डबल माइंडेड है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, पार्टनर के साथ कोई ऐसी बात जिसको लेकर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई इख्तलाफ हो सकता है, आप सेम पेज पे नहीं आ रहे हैं। शादी को लेकर भी स्कॉर्पियो डबल माइंडेड है कि आया उसको इस वक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किससे करना चाहिए, कौन सा प्रपोजल उनके लिए बेहतरीन है, कहाँ करनी चाहिए। तो इस हवाले से भी थोड़े से डबल माइंडेड मुझे लग रहे हैं स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस वाले जो हैं यहाँ पे करियर के हवाले से तो बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, या कोई ऐसा काम जो आपका इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट कर सकते हैं इसी वीक में। और पार्टनरशिप उनके लिए बहुत अच्छी नजर आ रही है, किसी की मदद नजर आ रही है, किसी की हेल्प से आप किसी मसले में अगर फंसे हुए हैं तो निकल सकते हैं। कोई लीगल मैटर है तो वो आपका सॉल्व हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, आपके पास पैसे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा, तो बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है। अच्छा। फिर लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं सेजिटेरियस वालों के लिए। ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है, ट्रैवल भी कर सकते हैं, स्पेशली फैमिली ट्रैवल आपका कोई हो सकता है, या सोलो ट्रैवल भी हो सकता है। लव लाइफ के हवाले से अप एंड डाउन है, थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत जल्दी पैचअप हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। शायद लोगों की शादी नहीं हो रही है सेजिटेरियस की, तो बहुत जल्द शादी भी आपकी हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्टार का कार्ड है कि आपके हालात जैसे भी चल रहे हैं जॉब के लिए या बिजनेस के हवाले से, अगर आप परेशान हैं, कोई ऐसी परेशानी है पैसों की या कोई भी ऐसा इशू है, तो वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। अच्छा। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा सरप्राइज इस हफ्ते आपको मिलेगा कैप्रिकॉर्नियंस को कि आप हैरान हो जाएंगी। कोई ऐसा मौजज़ा होने वाला है, कोई आप काफी अरसे से दुआ कर रहे हैं, तो वो दुआ इस हफ्ते आपकी पूरी हो सकती है। वो नौकरी मिलने की है, बिजनेस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, तो अचानक से ऐसा लगता है कि कोई मौजज़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। लव लाइफ के हवाले से अगर हम देखें तो जस्टिस का कार्ड है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, तो बैलेंस नजर आ रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, या अपने घर के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। घर का बजट हो गया, कैलकुलेशंस हो गई, बच्चों की जिम्मेदारियां हो गई, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो एक्वेरियस की बात करते हैं यहाँ पे। एक्वेरियस की बात करते हैं, लेकिन उनका ब्रेक है, इंस्टेंट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो उनसे हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू वो बता रही हैं कि किस स्टार की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। उनसे एक्वेरियस के बारे में बता रही थी आप। एक्वेरियस के काम के हवाले से देखें, उनका प्रोफेशन, करियर, सन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि उनके काम में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है। ब्लेसिंग्स का कार्ड भी होता है, तो ब्लेसिंग्स हैं। उनसे हमारे साथ हैं और टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से वो हमें बता रही हैं कि कौन से स्टार क्या चल रहा है। तो भाई एरीज जो हैं, उनका जो सितारे हैं इस वीक वो बता रहे हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा टॉरस जो हैं वो मतलब शादी के हवाले से सोच रहे हैं, या फिर वो किसी किस्म की पीआर या प्रमोशंस के हवाले से सोच रहे हैं, तो वो बड़ा उनके लिए ज़बरदस्त रहेगा। फिर जेमिनाई जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो इस हफ्ते ज़्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल अब बस हम डिस्कस कर रहे हैं उनसा से कि कौन सा स्टार जो है वो स्टार ऑफ द वीक होगा, जिसमें ल्यू जो है वो इस दफ़ा अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। और यूजुअली ल्यू जो है वो बहुत प्रैक्टिकल स्टार है एक्चुअल में, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं। ल्यू है या स्कॉर्पियो है या ये एरीज़ हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वर्गोज़ के लिए है कि मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअली अपना कनेक्शन अच्छा रखें। अच्छा, और लिब्रा जो है उनके हवाले से ये है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी गुजरने वाली है और दोस्त बनने के इम्कानात हैं। कोई नाराज़ है तो आप उसको मना सकते हैं। इसके अलावा जो उनका ओवरऑल सेहत है, यानी हेल्थ जो है, इट विल बी बेटर। इसके अलावा अब स्कॉर्पियो जो हैं उनकी कामों में थोड़ा सा डिले आ सकता है एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें बस उनसे हमसे शेयर कर रही हैं। और अभी जैसे ही वो रिकनेक्ट होती हैं तो उनसे पूछेंगे कि एक्वेरियस जो है
उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि जो सेजिटेरियस हैं वो तो अर्ली मैरिज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो शादी का अगर सोच रहे हैं तो उनकी शादी जल्दी हो सकती है, वो जल्दी प्लान कर सकते हैं शादी। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न जो है उनका स्टार का कार्ड है, यानी स्टार कार्ड इज़ जस्ट लाइक यू कैन से कि अगर वो किसी काम को करना चाह रहे हैं, किसी काम में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जल्दी मसला उनका हल हो सकता है, स्टक नहीं होंगे वो। नौकरी है तो नौकरी मिल जाएगी, किसी प्रोजेक्ट में उन्होंने कुछ किया हुआ है तो कोई प्रोजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो मुझे जो अभी फ़िलहाल जो लग रहा है, मुझे इस वीक में जो स्टार कार्ड लग रहा है वो मुझे जो है ना वो कैप्रिकॉर्न, यानी स्टार जो है वो कैप्रिकॉर्न, ये वीक कैप्रिकॉर्न्स के लिए अच्छा है। अभी उनसे कनेक्ट होंगी तो उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली उनकी क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि इनके लव लाइफ जो है उसमें भी जस्टिस नज़र आ रहा है, स्टार कार्ड है ऑब्वियसली। एंड सेजिटेरियस जो है उनके मामलात भी जल्दी जल्दी जो है वो रैप अप होने वाले हैं। इसके अलावा एक्वेरियस जो हैं उनके साथ में ये मामलात रहेंगे कि उनकी लाइफ में चेंज आएगा ब्लेसिंग के साथ। एक चेंज होता है ना कि एक कार्ड आता है कि चेंज आ रहा है, मतलब एक बुरा चेंज आ रहा है, लेकिन जो टेरो कार्ड में उनका जो कार्ड है वो है जी चेंज विद ब्लेसिंग्स। तो उनका कार्ड जो है वो ब्लेसिंग शो कर रहा है, यानी एक अच्छा चेंज है उनके लिए, और ये चेंज उनकी लाइफ में जो है बेहतर रहेगा। जो काम वो करेंगे उस काम में वो कामयाब रहेंगे। तो ये जो सारे मैंने आपको बताया, जिस तरह से उनसा ने रीडिंग्स निकाली है इन स्टार्स की, तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे भी अगर आप जब टैरो कार्ड रीडर को सुनते हैं या वो आपको कोई चीज़ बता रहे होते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो भी वीकली रीडिंग होती हैं या डेली रीडिंग्स होती हैं, इसके हिसाब से ये आपके लिए एक तरह का मतलब गाइडेंस होता है। इट्स नॉट अबाउट कि एक्यूरेट ट्रू प्रिडिक्शन, इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस, यानी आप इससे थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं, रहनुमाई ले लेते हैं कि अगर किसी ने आपको कहा है कि जी आपके साथ इस वीक में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको सॉल्व करते हुए चलें एंड इट इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, कि आप खुशी में हों, गम में हों, आपके साथ जो भी मामलात हों, आपने अल्लाह से अपना कनेक्शन जो है ना वो बना के रखना है। तो उनसा ने हमें ज्वाइन किया है और उनसा से बात करते हैं। उनसा, ये बताइए, मेरे मुताबिक जिस तरह से आपने बताया है, तो यहाँ पर जो स्टार कार्ड है वो आपने जिस तरीके से बताया था कि जी कैप्रिकॉन्स हैं, तो स्टार ऑफ द वीक कैप्रिकॉन है, लेकिन पहले आपने बाकी स्टार्स भी पहले शेयर कर लेने, फिर बताने। ये बताइएगा, मैंने आपकी रीडिंग्स के हिसाब से सही बताया यानी? हाँ बिल्कुल, कैप्रिकॉन के लिए क्योंकि सन का कार्ड था, और टैरो में सबसे बेस्ट जो कार्ड होता है वो सन का कार्ड होता है। जो सन जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। तो क्योंकि सन देखें तमाम प्लैनेट्स को, तमाम यूनिवर्स को एनर्जी देता है, तो सन तो कैप्रिकॉन के लिए स्टार ऑफ मतलब कार्ड ऑफ द वीक या हॉरोस्कोप ऑफ द वीक जो है वो सन, इसको कैप्रिकॉन को हम कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीलियां, कुछ न्यू एनर्जी एंटर होती हुई नजर आ रही है, नए लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, हैप्पीनेस होगी, सक्सेस होगी, ब्लेसिंग्स होंगी। तो एक बहुत अच्छा टाइम कैप्रिकॉनियंस का शुरू हो रहा है। तो मैंने आपके बिहाफ पे ठीक बताया, कैप्रिकॉन स्टार ऑफ द वीक? बिल्कुल सही बताया आपने। ओके, अच्छा जी, अगर कोई स्टार रह गया तो प्लीज शेयर कीजिए। जी, एक्वेरियस रह गया था और पाइसेस। तो एक्वेरियस वालों के थोड़ा सा दूसरों के मामलात में थोड़ा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है, किसी की कोई अनबन हो रही है, कोई ऐसे, तो उसकी हेल्प जरूर करें, लेकिन आप थोड़ा सा जो है ना, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, वरना आप किसी के झगड़े में, परेशानी में फंस सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम भी है, शादी के हवाले से अच्छा टाइम है। एक्वेरियस का शादी हो सकती है, अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा मुझे लग रहे हैं एक्वेरियस वाले शादी होती है, तो ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, मैरिड लाइफ हो या फिर उनका प्रोफेशन हो, और अल्लाह का करम खास उन पे नजर आ रहा है, रिस्क में बरकत नजर आ रही है, और ऐसे काम जो उनके नहीं हो पा रहे थे तो वो इस हफ्ते उनके काम हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीजों में रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही थी, तो वो भी उनके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर पाइसेस की बात करते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हैं। फूल का कार्ड जो होता है वो न्यू स्टार्ट और न्यू जर्नी को शो करता है, तो कोई न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, कोई न्यू आइडिया पे आप कोई काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टाइम आपने टफ टाइम अगर पाइसेस वालों ने गुजारा है तो उससे वो निकल जाएंगे।
चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड है। बस ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से आपने दूर रहना है। फिर यहाँ पे लव लाइफ के लिए जो कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कोई खुशखबरी आने वाली है, कांटेक्ट हो सकता है आपके पार्टनर से, बातचीत हो सकती है। नहीं, पाइसेस वाले हैं, बातचीत हो सकती है। और कम्युनिकेशन का कार्ड है कि एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे कोई बातचीत हो सकती है, मिलना मिलाना, कोई मीटअप प्लान हो सकता है, किसी इवेंट पे जा सकते हैं, कोई डिनर लंच या कॉफी पे जा सकते हैं। तो एक तरह से खुशखबरी भी मिल सकती है। औलाद की खुशखबरी भी पाइसेस वालों को हो सकती है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो काफी पाइसेस फीमेल्स जो हैं वो उनके कंसीव करने के भी काफी चांसेस हैं। राइट, चले जी, ये तो हो गए सारे स्टार्स। और अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे स्टार्स की, यानी जो हम सबको पसंद है। हम बात करें एहसन खान की या उर्वा, नया ड्रामा आ रहा है, क्या कह रहे हैं सितारे? वैसे तो काफी हिट हो गया है ड्रामा उनका, लेकिन उनके सितारे क्या कह रहे हैं ये जरूर बताइए। मुझे लगता है कि एहसन खान का जो कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड है, तो उन्होंने काफी अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को ग्रूम किया है और नए सिरे से काफी अरसे बाद आई थिंक उनकी जो एंट्री हुई है, तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। अपनी डायलॉग डिलीवरी हो गई, अपनी अपीयरेंस हो गई, तो परफेक्ट एक मतलब एक आइडियल करेक्टर नजर आ रहा है उस ड्रामे में। और लोग मतलब अपने किरदार के साथ वो इंसाफ करेंगे। तो जस्टिस का कार्ड इंसाफ करने का कार्ड है। बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं दोनों ही, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जी। फिर उर्वा के लिए भी जो कार्ड है वो डेविल का कार्ड है, तो अट्रैक्शन भी नजर आ रही है। डेविल जो है वो मतलब छाई भी रहेंगी पूरे ड्रामे में। उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहेगी। और ओवरऑल अगर हम देखें इस ड्रामे की एनर्जी, तो स्टार का कार्ड है। अब स्टार का कार्ड जो होता है फेम का कार्ड होता है, और आजकल ये ड्रामा काफी इन है, बहुत हिट जा रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये कार्ड जो है वो मतलब ये ड्रामा जो है वो एक एहसन खान के लिए जो है वो जस्टिस का कार्ड है, उर्वा के लिए जो है वो डेविल का कार्ड निकला है। दैट मींस एहसन खान जो है वो इंसाफ करेंगे, अच्छा चेंज लेकर आए हैं। उर्वा जो है वो छाई रहेंगी और उनकी पर्सनैलिटी है, उनका ऑरा जो है ओवरऑल ड्रामे में बहुत अच्छा रहेगा। एंड ड्रामा इज ऑल्सो वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच उनसा फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो जी, हमने आपको बता दिया कि स्टार ऑफ द वीक कौन सा सितारा है। इसके अलावा एहसन और उर्वा जो है वाकई जिस तरीके से अभी उनका ड्रामा हिट हो रहा है या वायरल हो रहा है या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मज़ीद जो है वो अच्छा रहेगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं अच्छी रेसिपीज़ की। हम चिकन के बारे में बात करते हैं, मीट के बारे में बात करते हैं और आपको बहुत सारी ढेर सारी रेसिपीज़ बताते हैं। उसके साथ साथ आज हमने सोचा कि दाल सब्ज़ी का जो फ्यूजन है वो आपके साथ में शेयर करें। इनफैक्ट मेरे घर में तो आजकल सब्ज़ियाँ बन रही हैं और हम यही सोच रहे होते हैं कि भाई सब्ज़ी के साथ क्या बनाया जाए, सब्ज़ी को मज़ीद मज़ेदार कैसे किया जाए और इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की जाएँ। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी सी शेफ़, बड़ी प्यारी सी कुक और कहना चाहिए कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं ये वजिया को वेलकम करते हैं। वजिया, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताइए क्या खा रही थी आप अभी थोड़ी देर पहले? चाय आपके साथ मिलके। बिल्कुल, मैं भी कुछ केकरस खाने की कोशिश कर रही थी और वजिया ने कहा कि वो भी कुछ खा रही हैं और व्हाट अ सिमिलैरिटी। और ये जो टाइम है ना, ये टाइम होता है जी, टी टाइम भी होता है। इस टाइम पर आपका दिल भी कर रहा होता है कुछ आप हल्का फुल्का ज़रूर खा लें। अच्छा जी वजिया, आज आप हमारे साथ में क्या शेयर कर रही हैं, ये बताइए कौन कौन सी रेसिपीज़ आज आप हमारे साथ में शेयर कर रही हैं? दाल सब्ज़ी फ्यूजन, ये क्या है भाई और कैसे बनेगा? सब्जियों को जो है वो नई रेसिपीज़ के साथ कैसे बनाएं? अच्छा सबा, हम लोग ना गोश्त खा के ना थक जाते हैं रोजाना। चिकन खा चिकन, हर चीज में चिकन कढ़ाई बन रही है, चिकन का शोरबा बन रहा है, तो हम लोग ना थक जाते हैं। तो आज जो है आप लोगों को कुछ ऐसी रेसिपी दूंगी जो कि सब्जियां भी होंगी और दाल और सब्जी का अमेलगम भी होगा। हम दाल और सब्जी को मिक्स करके बहुत ही शानदार रेसिपीज बनाएंगे जो कि आपके मुंह से नहीं उतरेंगी, इतनी लजीज होंगी। सही बात, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए जी, रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। पहले कौन सी सब्जी की रेसिपी आप शेयर करने जा रही हैं वजिया? सबसे पहले सबा, तो मैं आप लोगों के साथ ना, जब दाल की बात आती है ना, तो हम लोग सबसे पहले हमारे माइंड में क्लिक होता है हलीम।
तो आज मैं ना आप लोग के साथ सबसे पहले शो के आगाज में देगी हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी, वाओ। जो कि आप के साथ एंजॉय करेंगे। और यकीन करें बिल्कुल मार्केट से भी जबरदस्त देगी हलीम में आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करूंगी। बिल्कुल ठीक है वजिया, शेयर कीजिए। अरे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने लेनी है आधा किलो चने की दाल, तकरीबन 1 कप के जितनी माश की दाल, और इन दोनों हमने जो है 2 घंटे पहले भिगो देना है। सही। ठीक है, उसके बाद हम दोनों दालों को बॉईल कर लेंगे। एक ही साथ आप दोनों दालों को बॉईल कर लें। साथ हमें चाहिए गंदम का दलिया, जो गंदम का दलिया हम लोग खा रहे होते हैं वो गंदम का दलिया चाहिए हमें आधा कप के जितना, और उस दलिया को हम लोगों ने विदाउट नमक जो है वो बॉईल कर लेना। ठीक है, अब माश चने की दाल और गंदम की दाल को हमने कंबाइन किया, सब कुछ साथ डालना है। नमक फॉर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सही। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, हाँ। येलो कलर थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करके तकरीबन 1/2 टीस्पून। सही। हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, दालों को इस मसालों के साथ मिक्स करके हमने सेपरेट कर लिया। सही। अब हमें चाहिए कि वो रेशे वाली दाल हमें हलीम चाहिए, तो उसके लिए हम लेंगे तकरीबन 1 कप के जितना बोनलेस चिकन, या फिर मटन या फिर बीफ। ठीक है, आप बीफ ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। आपने एक पैन के अंदर लेना है तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल के ऐड करेंगे तकरीबन 1 छोटी सी प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। सही। प्याज गोल्डन आप उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, राइट। 2 मोटी, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बादियान खताई। अब प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो गया है स्पाइसेस के साथ, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे या फिर 1 कप के जितना उबला हुआ चिकन, या फिर 1 कप के जितना उबला हुआ बीफ। उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स, और आधा कप के जितना टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। वो मसाला हमारा जब भुनेगा, वो मसाला हम दालों के अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हलीम को पतला करके घोटा लगाते जाएंगे ताकि रेशा निकलता जाए। प्याज ऑयल का तड़का लगाएंगे, और जबरदस्ती आपकी देगी हलीम रेशेदार बिल्कुल रेडी हो जाए। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, और जबरदस्त रेसिपी है ये। अच्छा, टाइम कितना लगेगा इसमें वजिया? क्योंकि हलीम का जब भी नाम सुनती है ना खवातीन, तो घर में भी मतलब हर कोई यही कहता है, नहीं भाई बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा बताइए भाई, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है? अच्छा सबा, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने क्या करना है, आधा घंटा आपको लगेगा तकरीबन। आपने क्या करना है, जो दालें है ना, आपने ऐसी बॉईल पैन में बॉईल नहीं करनी, आपने दालों को प्रेशर कुकर कर लेना है। ठीक है, प्रेशर कुकर 5 से 7 मिनट आपने प्रेशर कुकर का टाइम दिया। दालें जब आपकी बॉईल, आपने बस उसको जो है मिक्स करना है, घोटा लगाना है, और तकरीबन आधे घंटे में ना, आपकी यकीन करें मेरी रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे तो आधे घंटे में आपकी हलीम जो है वो रेडी हो जाएगी। और रियली ग्रेट। सही। आपको आवाज आ रही है वजिया? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी वजिया जबरदस्त, आपने कहा आधे घंटे में जो देगी हलीम है वो रेडी हो जाएगी। अब जो नॉर्मल हलीम लोग बनाते हैं, वो जो घोटा लगा रहे होते हैं, या देग में बना रहे होते हैं, या घर में बना रहे होते हैं, वो जो इतना देर तक वो उसको घोटा लगा रहे होते हैं ऑल दैट, उस हलीम की रेसिपी क्या होती है जो पर्टिकुलरली उस तरह से बन रही होती है ज्यादा लोगों के लिए, वो भी जरा शेयर कीजिए, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा सबा, इसमें बस यही डिफरेंस है कि हम लोग दालों को प्रेशर कुकर का टाइम दे रहे हैं, ताकि दाल जो है वो मिनटों में गलते हैं, क्योंकि किसी के पास भी आज के दौर में इतना टाइम नहीं है कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे वो हलीम को घोटे लगा रहे हैं। जो कमर्शियल पे हलीम बनती है, जो बाजारों में हलीम बनती है, उसमें ये होता है कि वो हलीम के अंदर ज्यादा सारा पानी डाल के, उसको जो दालों के अंदर पानी डाल के वो लगे रहते हैं ताकि सब कुछ जो है वो फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज हो जाए। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपने जो है वो प्रेशर कुकर में दालों को बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद आपने 10 या 15 मिनट उसको घोटा लगाना है। इतना घोटा लगाना है कि जो चिकन है या बीफ है ना, उसका रेशा जो है वो निकलता जाए, और वो आपकी हलीम वो बिल्कुल कंबाइन होती जाए। सही। अच्छा, ऐसा भी होता है वजिया हलीम में अक्सर के दालें जो होती हैं वो अलग अलग नज़र भी आ रही होती हैं, सही या तो घोटा नहीं लगा होता, या वो प्रेशर कुकर में सही उस तरह से गल नहीं पाती। तो हलीम खाते हुए ना कभी कभी दालों का कच्चापन भी आ रहा होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपकी टिप है उसके लिए?
अच्छा सबा, सबसे पहले तो आपने जितना अच्छा दाल को भिगोएंगे उतना अच्छा नरम हो जाएगा दाल का। अगर अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, दाल को ना आधा घंटा या 15 मिनट के लिए भिगो देते हैं और फिर प्रेशर कुकर में डालते हैं। जितना अच्छा आप दालों को फ्राई भिगोएंगे उतना अच्छा दाना जो है ना वो नरम हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रेशर कुकर का टाइम देंगे दालों को, हाँ। तो आपने 7 से 8 मिनट प्रेशर कुकर में टाइम देना, ताकि आपने उसको इतना बॉईल करना है। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं भी देंगे, आपने उसको इतना बॉईल करना है कि जब आप अपने हाथ में उसको ऐसे करके दबाएं तो उसका दाना जो हाथ में मैश हो जाना चाहिए। और सही। फिर भी अगर आप दाना जो है वो नजर आ रहा है, तो आपने जरा सा पानी डाल के दाल को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, सही, ब्लेंडर में ब्लेंड करने, सही, ठीक है। अच्छा, तो कितनी देर पहले दालें भिगो देनी चाहिए? तकरीबन सबा आपको 2 से 3 घंटे पहले दालों को भिगोना चाहिए, ताकि हाँ। दालें जो है ना तो सॉफ्ट, कच्चेपन में ही ना उसका जो दाना है ना वो बिल्कुल नरम हो जाना चाहिए। सही, उसको आप अच्छे तरीके से दालों को भिगो दें और फिर प्रेशर कुकर में जब आप इसको बनाते हैं तो वो आधे घंटे में रेडी हो जाता है। बाकी मसाले फिर आपने ऐड ऑन करने हैं। वजिया हमारे साथ है, ज़बरदस्त देगी हलीम की रेसिपी जो है वजिया ने हमारे साथ में शेयर की है। अब सब्जियों के बारे में बात करेंगे। सब्जियों के बाकी सालन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ, चिकन मीट के साथ फ्यूजन की बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो वजिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वजिया से हम कर रहे हैं ढेर सारी मज़े मज़े की बातें। और इसके अलावा जो है वजिया हमें अब ये बताएंगी देगी हलीम के बाद कि सब्ज़ी जो है वो कैसे बनाई जा सकती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के साथ। जी वजिया, ओवर टू यू। सब्ज़ी बताइए कैसे बनाई जाए और कौन सी सब्ज़ी इस सीज़न में सबसे मज़े की बनती है? अच्छा सबा, इस मौसम में ना, गर्मियों में ना आपको बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं, जिसमें आपको अरवी मिलती है, टींडे मिलते हैं। उसके बाद आपको आलू तो ऑब्वियसली हर सीजन में ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना सब्जियों के अंदर ना हमेशा की वक्त ना मीट डाल रहे होते हैं, मतलब गोश्त डाल रहे होते हैं। हर वक्त सब्जियों में गोश्त डालना जरूरी नहीं होता। किसी दिन आपने जो है वो चना पालक दाल बना लेनी है नाश्ते में। पालक के साथ चने की दाल का कॉम्बिनेशन ढाबा स्टाइल लगता है बिल्कुल, उसकी रेसिपी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद आप लोग अरवी की भुजिया बना सकते हैं। उसके मैं दोपहर के खाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर सब्जियां जो है ना वो दोपहर के खाने में रोटी के साथ अच्छी लग रही होती हैं। उसके बाद आप लोग जो है आलू और अंडे बना सकते हैं। आलू अंडे की रेसिपी बहुत फेमस है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है आप अरवी का सालन अगर बनाना है चिकन डाल के, तो आप लोग अरवी चिकन का शोरबा बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट वैरायटी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में ना आपको सब्जियां बहुत अच्छी मिल रही होती हैं, घिया मिल रहा होता है। आप लोग घिये की भुजिया बना सकते हैं, आप लोग घिया दाल बना सकते हैं, ठीक है। दालों के साथ आप लोग सब्जियों को भी कंबाइन करेंगे ना, जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं अभी आप लोगों को चना पालक दाल की रेसिपी देती हूँ, जो कि ढाबा स्टाइल रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस होती है। रोटी के साथ मक्खन हो, साथ लस्सी का गिलास हो, बहुत ही मजा आता है। सही, ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आता है। और आपने लस्सी का जिक्र किया ना, ये बताएं कि लस्सी जो है वो किस तरीके से, मज़े की लस्सी किस तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि हर किसी की अपनी रेसिपी है, लेकिन आपका टिपिकल ट्रेडिशनल रेसिपी क्या है लस्सी बनाने? अच्छा सबा, जो नमकीन लस्सी होती है ना, उसके अंदर मैं आपको नमकीन और मीठी दोनों लस्सी की रेसिपी देती हूँ, ताकि जो नमकीन लवर्स हैं वो नमकीन लस्सी इंजॉय कर लें, जो मीठे लवर्स हैं वो मीठी लस्सी इंजॉय कर लें। तो सबसे पहले नमकीन लस्सी के लिए कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने एक अदद जग लेना है। उसके अंदर आपने लेना है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर भर के दही, ठीक है। दही लेने के बाद आपने नमक डालना है एज पर योर टेस्ट, और आपने दही और नमक को अच्छी तरीके से विस्क की मदद से फेंटना है। जब वो फेंट जाएगा, दही फेंट जाएगी, तो फ्लफी सी हो जाएगी। उसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, बर्फ ऐड करनी है ज्यादा सारी, और पतली लस्सी करके आपने नमकीन लस्सी को एंजॉय करना है। लेकिन जो मीठी लस्सी होती है ना, वो हम सबकी फेवरेट होती है, और वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और वो हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। तो मीठी लस्सी की रेसिपी क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक ब्लेंडर जग लेना है। उस ब्लेंडर जग आपने ऐड करनी है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही, तकरीबन 1 कप के जितना दूध, एज पर योर टेस्ट चीनी। अगर आप लोग डायबिटिक हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जो एक्सट्रैक्टेड शुगर होती है। स्टीविया भी आप कर सकते, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। एज पर योर टेस्ट आपने स्वीटनर डाला,
और ज्यादा सारी बर्फ के साथ आपने जरा सी ना तकरीबन 1/4 कप की जितनी दूध की मलाई लेनी है। दूध की मलाई से मीठी लस्सी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो दूध की मलाई ऐड की, ज्यादा सारी बर्फ ऐड की और आपने उसको ब्लेंडर में तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है ताकि वो फ्रॉथी हो जाए। जब वो फ्रॉथी हो जाएगी, ठंडी ठंडी लस्सी जो है आप हर खाने के साथ एंजॉय करें। एक तो आपको ठंडक भी मिलेगी, आपको तस्कीन भी मिलेगी, आपका मैदा जलेगा भी नहीं और आपको जो है ना वो एनर्जी भी मिलेगी। दैट्स ग्रेट कि आपको एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि यूजुअली ये होता है ना कि आपकी अगर एनर्जी डाउन हो रही है, आप लो फील कर रहे हैं या फिर आपको नींद प्रॉब्लम कर रही है, तो फिर आप अगर दही या लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर हो जाते हैं। अच्छा ये बताएं, सब्जियों में आपको क्या लगता है कि कौन सी सब्जी को चिकन या पालक के साथ बनाया जाए तो वो बहुत टेस्टी बनती है, ये बताएं। अच्छा, सब्जी जो है पालक के साथ आपको चना पालक दाल की रेसिपी अभी मैं देती हूँ। मैंने अपनी व्यूअर्स से वादा किया कि मैं देती हूँ आपको। उसके बाद आप पालक के साथ जो है वो आलू पालक बना सकते हैं। ठीक है। आलू पालक के साथ आप जो है अरवी पालक बना सकते हैं। बहुत जबरदस्त बैंगन बना सकते हैं। अरवी और बैंगन का कॉम्बिनेशन पालक के साथ बैंगन भजिया नहीं, अरवी के साथ सबा बैंगन और पालक के साथ अरवी। ओके फाइन, राइट, आई गॉट इट नाउ। वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, मैंने कहा ये क्या पालक के साथ बैंगन कैसे हो सकता है भजिया। खैर चले, फिर आप बताइए कि इनमें से कोई एक रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर कीजिए मज़े की सब्जी की, जो फ्यूजन हो सब्जियों का। उसके बाद फिर हम भुजिया के हवाले से भी बात करेंगे, जो 5-6 सब्जियों को मिला के जो एक भुजिया बनती है ना, वो भी मैंने आपसे पूछना है जी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना चना पालक दाल की रेसिपी, बल्कि ऐसा करते हैं कि हमने आपको हलीम की रेसिपी दे दी है, अब मैं आपको ना क्योंकि डिफरेंट हो जाएगी, मैं आपको अरवी पालक की रेसिपी देती हूँ। श्योर बिल्कुल बताएं। अरवी पालक जी अरवी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है तकरीबन 1 किलो के जितनी अरवी। ठीक है, 1 किलो आपने उसको छीला। छीलने के बाद आपको नमक लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना। नमक से क्या होगा, अरवी की लेस जो है ना, वो अरवी में चूंकि लेस होती है तो अरवी की लेस है ना वो सारा नमक जो है ना वो निकाल देगी। उसके बाद आपने अच्छे से अरवी को वॉश करना है और उसकी आपने गोल गोल बारीक बारीक कतलियां काट लेनी है। ठीक है, कतलियां काट के आपने साइड पे रख लेनी है। अब आपने पैन में लेना है तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल में आप ऐड करेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज के आपने ट्रांसलूसेंट नहीं करना, कोई आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। प्याज डालने के साथ ही साथ आपने उसके अंदर अरवी ऐड कर देनी है। सही। अरवी ऐड करने के बाद अब प्याज अरवी को आपने जो है वो अच्छी तरीके से भूनना है ताकि प्याज जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद आप स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर एज पर योर टेस्ट, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च और तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी। अब आपने 2 टमाटर मीडियम चॉप करके 2 टमाटरों को आपने चॉप करके टमाटर ऐड कर देने हैं और आपने उसको ढक देना है। जब आपके टमाटर जो है और अरवी जो है वो गल जाएगी, आपने आधा कप के जितनी पालक लेनी है और उसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। वो पालक आपने उसमें ऐड करनी है, हरी मिर्चें ऐड करनी है और उसको दम दे देना है। दम देने के बाद 10 मिनट आपने दम देना है। उसके बाद लजीज आपकी अरवी पालक जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको आप लोग चपाती के साथ, मक्खन के साथ एंजॉय करें, आप लोगों को मजा आता है। दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा जबरदस्त लगता है और ये ना आपको कहना चाहिए एनर्जी भी देता है। इस तरह की जो डिशेस होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होती हैं, डाइजेस्टेबल भी होती हैं। अच्छा भजिया, ये बताएं कि रोज़ ख़वातीन ये सोचती हैं, सबसे बड़ा सवाल है जी आज क्या पकेगा, आज खाने में क्या बनाएं, क्या चीज़ें बनाएं। तो एक तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, दूसरा आप किस तरीके से ख़वातीन को एक शेड्यूल बना के दे सकती हैं कि जी ठीक है, अगर उनको दिन में, स्पेशली दिन में जब खाना बनाना होता है, कि वो इस तरह से ऑल्टरनेट करके कुछ ना कुछ बना सकती हैं। क्योंकि फिर क्या होता है, बदल बदल के वही चिकन का सालन, वही फिर आपने ज़्यादातर चिकन निहारी बना ली या आपने वाइट कढ़ाई बना लिया एंड ऑल दैट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, आज ज़रा शेड्यूल बना के दें ख़वातीन को कि वो क्या रोज़ाना पका सकती हैं, उनकी ये मुश्किल कैसे दूर हो सकती है। ये बहुत मुश्किल काम है सोचना कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है जी, मैं आज क्या खाऊंगी। मैं तो मतलब ये क्वेश्चन है भाई कि आज क्या खाना है, आज क्या पकेगा, ये सबके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। ज़रा बताएं। बिल्कुल सबा, ये बच्चों से लेके बड़ों तक और स्पेशली माओं के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आज क्या पकाना है, बच्चों ने क्या खाना है। ठीक है, क्या करना है, जो स्पेशली उन माओं के लिए मैं बता रही हूँ जो कि वर्किंग लेडीज हैं और वो
ऑफिस जाती हैं लेकिन उनको खाना बना के जाना होता है, तो आपने क्या किया, आपने संडे वाले दिन ना एक पूरे हफ्ते का मील प्लान बनाना है। अगर आप लोग राइट डाउन कर लेंगे तो अच्छा है, वरना आपने अपने माइंड में एक मील प्लान बना लेना है कि मंडे को ये पकेगा, ट्यूसडे को ये पकेगा, वेडनेसडे को ये पकेगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है कि आपने जिस दिन सब्जी पकानी है ना, सुबह दोपहर को जिस दिन आपने सब्जी पकानी है, उस दिन रात को आपने कुछ चिकन का सालन बनाना है, चिकन के साथ कुछ कर लेंगे, दाल बना लेनी है, इसलिए क्योंकि सब्जी सुबह के टाइम ज्यादा अच्छी लगती है, रात के टाइम जो है बच्चे सब्जी इंजॉय नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जिस दिन सुबह सब्जी बना रही है उस दिन आपने रात को जो है वो चिकन या फिर मीट बना लेना है। जिस दिन आप सुबह कोई कढ़ाई बना रही है उस दिन आपने रात को सब्जी और दाल का कॉम्बिनेशन कर लेना है। तो मैं आज आपको ना मंडे से संडे तक का बिल्कुल बिल्कुल बताइए, ख़वातीन के लिए पूरे हफ्ते की रेसिपीज का एक शेड्यूल वजिया बताने जा रही हैं और वो बताएंगी कि कैसे मंडे टू संडे तक आपने अपने जो कुकिंग है, जो खाने बनाते हैं आप लोग रोज़ाना, उसको मैनेज कर सकते हैं। जी वजिया। अच्छा, जैसे मंडे है, मंडे को आपने लंच में बना लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप आलू पालक बना सकते हैं, आप लोग आलू की बना सकते हैं, आप लोग अरबी पालक बना सकते हैं, आप लोग जो है वो घिया चिकन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें खानी है अब कि हम अब सब्जी खाएंगे, आपने घिया के चिकन को मिलाकर घिया चिकन बना सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप लोग टिंडे चिकन का शोरबा बना सकते हैं, आप लोग टिंडे की बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग आलू चिकन बना सकते हैं, आप लोग आलू गोश्त बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग रात के टाइम बिरयानी बना सकते हैं, आप लोग चाइनीज बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको रेसिपीज नहीं दे रही, लेकिन मैं आप लोगों को एक प्लान दे रही हूँ कि आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ हम ये भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग चिकन रात को बना रहे हैं तो सुबह हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग सब्जी लें, हम लोग माश की दाल बना सकते हैं, हम लोग लाल लोबिया बना सकते हैं, हम लोग जो है वो जो क्या कहते हैं लोबिया होता है, व्हाइट लोबिया होता है, वो चिकन के साथ व्हाइट लोबिया का सालन बना सकते हैं। तो बहुत वैरायटी चीजें अगर आप लोग थिंक करें, अगर आप सोचें तो आपके पास बहुत चीजें हैं, आपने बस मिक्स एंड मैच करनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि चने की दाल और पालक को जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे चना पालक दाल बन जाएगी। उसके बाद जब आप पालक बनाएंगे तो अरबी पालक बन जाएगी। सही। बैंगन के साथ आप लोग अरबी बनाएंगे तो बैंगन अरबी बन जाएगी। तो रोज आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे ना जब रेसिपीज को, तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे और आपका जायका भी आप लोगों को लगेगा। जायका भी बहुत जबरदस्त आएगा। और ये स्केड्यूल अगर बना ले ना इंसान तो फिर ये आसानी हो जाती है, उस हिसाब से आप ग्रॉसरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो उनका ये होता है कि जी रोज़ाना वो सब्ज़ी ले रही होती है एंड ऑल दैट, और वो भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ठीक है अगर कोई टमाटर सही नहीं है या फिर आलू नहीं ठीक है तो वो कहते नहीं छोड़े हम कुछ और ले लेते हैं। तो अगर आप स्केड्यूल बना लेंगी और फिर ग्रॉसरी करेंगी 2 दिन की 3 दिन की, तो उससे आपको आसानी होगी। चिकन मंगा के आप धो के फ्रीज़ करके रख दें, सब्ज़ी आप 2-1 दिन की रख लें, तो उसमें आप ही को आसानी होगी और जल्दी जल्दी आपकी डिशेस बन जाएंगी और फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वजिया ने जिस तरह बताया अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा वजिया, ये बताइए कि अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम, मीठा या फिर कोई जो है ना किसी जो फ्रूट है उसके साथ उसका कोई जूस या फिर कुछ इस तरह के शेक्स हमारे साथ में अब लास्ट में आप क्या शेयर करने जा रही हैं? जी टाइम थोड़ा शॉर्ट है वजिया, बस ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले ना मैंने आपको लस्सी की रेसिपी दे दी, अब मैं आपको ना फ्रूट जूसेस की रेसिपी देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सीजन में आड़ू बहुत इन है इस वक्त, तो आड़ू के जूस की रेसिपी देती हूँ जल्दी से। आपने क्या करना है, ब्लेंडर जग लेना है, ब्लेंडर जग के अंदर आपने तकरीबन 1 कप के जितना कटा हुआ आड़ू डाल देना है। आड़ू के साथ आप डाल सकते नमक बिल्कुल 4 टीस्पून, चीनी तकरीबन 2 से 3, और उसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। जब वो मिक्सचर ब्लेंड हो जाए तो उसके अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 ग्लास ठंडा पानी डालना है, ज्यादा सारी बर्फ डालनी है, और वो यकीन करें ठंडा तस्कीन दे आड़ू का जूस जो है आपकी स्किन के लिए भी बहुत, और वो आपको रिफ्रेश भी करेगा बहुत ज्यादा। सही। चलिए जी वजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू रेसिपीज़, और बहुत अच्छी चीज़ें आप हमारे साथ में शेयर करती हैं, ऐसी अच्छी चीज़ें हमारे साथ में शेयर करती रहिएगा। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाएंगे आपको हुमैरा से, जो कि आज हमें बताएंगी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है उसके कितने फ़ायदे हैं और आप नाश्ते में क्या क्या कुछ बना सकते हैं।
और इसके अलावा करेंगे उससे बहुत सारी ढेर सारी बातें, घर की बातें, स्किन की बातें कि कैसे आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की। अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट होता है हेल्दी नाश्ते से। जी हाँ, अगर आप अच्छा हेल्दी नाश्ता करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और ये मतलब रिसर्च भी है, बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि नाश्ता अच्छा करना चाहिए, हेल्दी करना चाहिए। मगर सवाल वही है जो आपका सवाल है, जो मेरा सवाल है, क्या रोज़ एक ही जैसा नाश्ता? बोर होने लगता है इंसान, कहते हैं नहीं अब मैं रोज़ पराठा नहीं खा सकता, रोज़ मैं ब्रेड नहीं ले सकता, या मैं रोज़ जो है एक ही चीज़ का नाश्ता नहीं कर सकते। लोगों को चाहिए होता है कि ठीक है जी एक हफ्ते में कुछ चेंज हो जाए। तो क्या चेंज हो सकता है? जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है उसमें आप क्या कुछ बना सकते हैं, और ये आदत आप कैसे डेवलप करें कि आप हेल्दी नाश्ते की तरफ आएँ? क्योंकि रात में लोग लेट नाइट खाना इतना खा लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी वो हैबिट बन नहीं पाती। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हुमैरा ने। हुमैरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? जी ब्रेकफास्ट कर लिया। क्या बात है जी, जल्दी बात। आज क्या कॉम्बो बना के हमने ब्रेकफास्ट किया है। मैंने केकर्स खाए, हुमैरा ने जो है वो चाय पापा खाया। मेरे घर की कंडीशन अभी सबको पता नहीं ना, मेरी शिफ्टिंग चल रही है तो बस जल्दी जल्दी में घर में बैठ के शो इसी तरह हो सकता है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शिफ्टिंग। अच्छा हुमैरा, ये बताइए कि हेल्दी ब्रेकफास्ट के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, तो किस तरह से हैबिट मेंटेन करें और हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं, क्या बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए? बहुत सारी चीजें देखो, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ एक फिक्रा मशहूर था कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ वजीरों की तरह, और रात का खाना खाओ फकीरों की तरह। तो हमारे यहाँ उल्टा गया है। सुबह का नाश्ता हम फकीरों वाला करते हैं, दोपहर का खाना हम वजीरों वाला करते हैं, और रात का खाना हम करते हैं बादशाहों वाला। दबा के जो चीजें मिल जाती है वो खा रहे होते हैं। सही। तो हमें हमारे कहावत ही, नाश्ता जब आप देखें सारा दिन हमने हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, मशीन है, उसको चलाना होता है। हाँ। तो उसके लिए अच्छा नाश्ता, आपने कहा ना अभी मैंने चाय पापा जरूर खाया है जल्दी के लिए, क्योंकि मेरे पास हुमैरा की आवाज़ नहीं आ रही। हुमैरा को रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट किस तरीके से किया जाए, हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने कांस्टेंट अपने नाश्ते में, अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करनी है, एंड दैट इज़ एग। अंडे आपने बॉयल एग्स खाने हैं। इसके हवाले से पूरी रिसर्च भी है, इसके हवाले से फैमिलीज भी जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती है कि जी नाश्ता आपने बॉयल एग खाने हैं। ये आपकी मेमोरी के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपको डिमेंशिया से बचाता है, यानी शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस से बचाता है। इसके अलावा जब आप मतलब पर्टिकुलरली कॉन्स्टेंटली इसको खा रहे होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। अच्छा, ये आपको दिन भर अच्छी एनर्जी देता है, आपकी एनर्जी लो नहीं होने देता। अब किस तरीके से आपने 2 बॉयल एग्स लिए, आपने बॉयल एग किए, उसके बाद आपने एग्स खा लिए। अब आपने ये करना है कि फ़ौरन से लोग ना इसके साथ चाय पराठा खाना शुरू कर देते हैं, या वो सालन भी मंगवा लिया, पराठा भी मंगवा लिया, तो एक और अंडा मंगवा के जो है वो खा रहे हैं। नहीं, आपने अगर नाश्ता भी करना है तो आपने थोड़ा सा उसका पोर्शंस में उसको करना है कि आपने ये चीज़ें खा ली, फिर घर से आपने मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप पराठा ले गए, ऑफिस से आप चाय ले ली, या अगर आप घर पर ही हैं तो आपने 10 से 15 मिनट की गैप देनी है। 10 से 15 मिनट की गैप देने के बाद आपने फिर, अगर आप पराठा चाय खाना चाहते हैं बिल्कुल खाइए, आप ब्रेड के साथ जो है वो खाना चाहते हैं तो फिर आप ब्रेड खाइए। लेकिन फ़ौरन से जो है वो जब आप हेल्दी नाश्ते की बात कर रहे हैं तो वो फिर पोर्शंस में कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, डाइजेस्टिबल है। क्योंकि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है कि जी वो वाइट एग नहीं खा सकते, या उनको प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमें मैदा भारी होता है, हमें जो है वॉमिट फील होती है। तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट जो है ना वो चीज़ है कि वो नाश्ता थोड़ा सा पोर्शन में कर लें। हुमैरा ने हमें रिकनेक्ट कर लिया है। हुमैरा बताइएगा, मैं हेल्दी नाश्ते के हवाले से व्यूवर्स को भी बता रही थी कि अंडे जो हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं और अंडे खाने से एनर्जी भी बड़ी मेंटेन रहती है। जी हुमैरा। बिल्कुल, अंडे देखिए, हमारे पास अंडा, हम लोग सोचते हैं कि अंडा सिर्फ हम जो है ना एक ऑमलेट बना के खा सकते हैं या बॉईल करके खा सकते हैं,
तो अंडा आपको खाने के लिए हम जो है, आपको पता है पैनकेक्स कितने बनते हैं। आप आपने अंडे में थोड़ा-सा आपने वैनिला एसेंस ऐड किया और थोड़ा-सा दूध ऐड किया, थोड़ा-सा मैदा ऐड किया, ये पेस्ट आपने बना लिया। और बनाने के बाद आप इसमें शुगर डालना चाहें, शुगर डालें, आप इसमें शहद डालना चाहें, शहद बहुत अच्छा होता है। शहद डाल के आपने ये क्रेप्स बना लिए, जैसे पैनकेक्स होता है, आपने बना के ये बच्चों को दे दिए सुबह। आपके पास देखें आटा भी गया पेट के अंदर जो है खाने के लिए, उसके साथ अंडा भी गया, बहुत सारी चीजें, दूध भी गया इसमें। तो ये सारी चीजें मिक्स होके आपके लिए अच्छा हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, बच्चों को अब क्या होता है कि हम लोग जो है ना सुबह स्मूदीज या बनाने के आदी नहीं है। आपने घर में लेकर आना है जौ का सत्तू और चने का सत्तू। आपने 1 कप दूध के अंदर 1 चम्मच जौ का सत्तू डालना है और 1 चम्मच चने का सत्तू डालना है। उसमें आपने लेने हैं 2 से 3 खजूर, बीज निकाल के डाल दीजिएगा। उसमें आपने लेने 2 केले और 2-4 बादाम। ये आपने ब्लेंडर में घुमा लेना है। ये स्मूदी शेक इतना मजे का बनता है ना, ये आप अपने बच्चों को दीजिए। बढ़ती हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। और जौ का सत्तू और चने का सत्तू मैंने इसलिए कहा है कि आजकल लोग देख रहे हैं जी, जौ को भिगो के आपने उसमें डाल दिया ओट्स, क्या कहते हैं, शेक के अंदर। तो वो उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि सत्तू जो होता है वो भुना हुआ होता है जौ का, और चने का भी भुना हुआ जो सत्तू होगा। तो इसका टेस्ट ही आपको डिफरेंट लगेगा। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है ये शेक। अगर आप सुबह पीते हैं तो आप भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं, उनकी बढ़ती उम्र के लिए बहुत अच्छा है ये। सही। अच्छा, और किस तरह से जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया जा सकता है हुमैरा, ये बताइएगा। हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत सारे हमारे पास, तो सिर्फ हम कहते हैं जी पराठा खा लिया, मैदे का, आटे का, ये हम पराठे खाते हैं। आपने अगर हेल्दी नाश्ता करना है, आप बाजरे की रोटी बनाइए। अच्छा, ग्रेट। बिल्कुल। हाँ। आपने बाजरे के अंदर बहुत सारे, जैसे आप पालक है, थोड़ी सी हरी प्याज है, जो भी आपको सब्जियां, अगर ग्रीन मेथी है, ये ग्रीन लीव्स की सब्जियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आपने आटे में गूंद लेना है इसको, सब्जियां काट के ये आटे में गूंद लीजिए, रात को रखिए। अच्छा, अब इसका क्या होता है, इसकी रोटी किसी से बनती नहीं है क्योंकि ये बेलन से बिलता नहीं है। सही। तो ये आपने आटा सुबह क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है गीला, उसको गीला कीजिए। उसके ऊपर आपने एक पेड़ा लिया बाजरे का जो गूंदा हुआ है आपने आटा, सब्जियों के साथ, वो आपने पेड़ा गीले कपड़े पे रख के ऐसे ऐसे थपथपाएंगे तो वो रोटी की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। आपने गीला कपड़ा अपने ऐसे हाथ पे रखा, वो पेड़ा जो बना रही रोटी, गीला कपड़ा हटाया और वो तवे पे डाल दिया। ये आपकी रोटी आप देखिएगा, आपने सुबह दही के साथ खाएं, बेहतरीन नाश्ता है ये हम गुजरातियों का नाश्ता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बाजरे की रोटी आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है सुबह खाना। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग जौ का दलिया भी बहुत कहते हैं कि जी अगर आप नाश्ते में खा रहे हैं तो ये बड़ा ठीक रहता है, सही रहता है ये? क्योंकि ये जो ओट्स हैं या दीगर इस तरह से नाश्ते हैं, वो चेंज अगर कोई करना चाहे कि भाई किसी दिन किसी ने जौ का दलिया खा लिया, एक दिन बाजरे की रोटी ले ली, एक दिन जो है उसने पराठा, नॉर्मल रैंडम पराठा जो होता है वो खा लिया, तो ये ज़रा वैरायटी थोड़ी सी बताइएगा हुमैरा। वैरायटी इस तरह है कि अगर आप जौ का दलिया खाना चाहते हैं तो जौ रात को भिगो दीजिए, कुटे हुए जौ मिल जाते हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह आपने इसको पका के, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 1 हफ्ते का पका के आप रख लीजिए ताकि आपको सुबह मुश्किल ना हो पेश आए। आपने सुबह क्या करना है, दूध में जौ के दलिए को 2 चम्मच, जो आपका पका हुआ दलिया है ना, 2 चम्मच आपने दूध में, 1 कप दूध में डाला जौ का दलिया, 1 चम्मच आपने उसमें डाली सूजी भुनी हुई, ये डाला आपने इसके अंदर, और आपने इसमें खजूर बारीक काट के ये डाल दिए। ये पकने के लिए छोड़ दीजिए, खजूर से मिठास आ जाएगी, आपको चीनी और गुड़ या शहद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने इसको पकाना है अच्छी तरह और इसको आपने साथ खाना है, लेकिन आप इसके साथ साथ जो है दूसरी चीजें भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ऑमलेट बताया है, जो अंडे हैं वो उबले हुए आपने लेने हैं, 2 अंडे या 1 अंडा जरूर खाएं आप, कुछ नहीं होता। देखिए, अंडे से एलर्जी उसी को होती है जो शुरू से खाता नहीं है। एलर्जी और ये सब चीजों के लिए मैंने हमेशा बताया, मैं चरायता नेपाली हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको सिर्फ एलर्जी है या ब्लड साफ करना है, चरायता नेपाली, अफसंतीन और भिटकटाई,
ये तीनों अच्छा। चीजें इक्वल लेके आपने पाउडर बना लेना है। क्वार्टर टीस्पून डेली खाना शुरू करें या एंटी कैप्सूल में भर के खाना शुरू करें। किस किस्म की एलर्जीज भी किसी को है, अगर के खाना हजम नहीं होता या किसी चीज से एलर्जी है, तो हाँ। वो एलर्जी भी खत्म हो जाएगी खून साफ होने के बाद। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपने जो खाना है वो आप खा सकते हैं, किसी चीज से आपको एलर्जी नहीं होती। सही, और ये फिर एलर्जी भी नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, फिर वो आप खा सकते हैं। अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि नाश्ते में जो लोग सालन रोटी खाते हैं वो सही रहता है, हेल्दी होता है कि जी रात का सालन रख दिया, सुबह उठे फिर पराठा बना रहे हैं उसके साथ रात का सालन खा रहे हैं? हाँ, ये उन लोगों के लिए जिनको वजन बढ़ाना होता है। अच्छा। हेल्दी, हाँ, मैं उस लिहाज से कहती हूँ, जो रात की रोटी कहते हैं ना, बासी रोटी खाने से आपका हाँ। वजन बढ़ता है। तो अच्छा। इसमें कोई कोई कबात नहीं है। ये तो हम लोगों ने आजकल बना दिया है कि जी ये खाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। वजन, देखिए, जो चीजें आप खा लेते हैं, आपको पता है कि आपकी कैलोरीज बढ़ गई हैं, तो उन कैलोरीज को बर्न भी किया जा सकता है ग्रीन टी के थ्रू, वॉक करके। आप खाएं, अच्छा सब कुछ खाएं, मैं कहती हूँ, लेकिन एतदाल में रह के। बैलेंस डाइट जब तक आप उसकी आदत बना लेंगे। आज मेरी एज इस वक्त 50 हो चुकी है, ठीक है ना। अब 50 एज तक हमने एक ही खाना रखा है, मेरी आदत आज तक एक रोटी से ऊपर नहीं गई। इसीलिए बंदा मेंटेन रखा है अपने खाने को। आपकी नजर देखती है ना कि आपने कितना खाया है। वो खाया अगर कभी ज्यादा भी हो गया तो हमें उसकी कैलोरीज को बर्न करना आता है कि हमने ये खा लिया, आज हमने ये डाइट में आज ये लेना, अब हमारी कैलोरीज पूरी हो गई है। तो इसको अगर आप मेंटेन करके खाएंगे, कुछ नहीं होता। जिंदगी में अल्लाह ताला ने एक ही बार दी है, तो सब कुछ खाइए, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ। बैलेंस डाइट के साथ खाइए, बिल्कुल। बात करते हैं इस पर मजीद भी, और स्किन केयर के हवाले से भी बात करेंगे कि चेहरे पे जो झाइयाँ हो जाती हैं या टू टोन स्किन होती है, उसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया और फिर वो फेड होना शुरू हो जाती हैं, इवन टोन होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाती हैं। तो ये बार बार के बजाय एक ही बार इससे कैसे छुटकारा मिलेगा झाइयों से, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से। अच्छा जी, जब स्किन केयर के हवाले से बात की जाती है ना, तो मुझे या आपको, हमें बहुत दफ़ा इन बातों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं जी ठीक है, हमें ग्लास लुक चाहिए, हमें झाइयाँ नहीं चाहिए, हमें टू टोन स्किन नहीं चाहिए, हमें इवन टोन चाहिए। टेम्परेरी सोल्यूशन मिलता है, लेकिन फिर दोबारा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हुमैरा, इसका सोल्यूशन क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? इसका मैं एक सीरम बता रही हूँ परमानेंट सोल्यूशन के लिए। हाँ। आपने एक 5 की जार की मतलब लेना है छोटा, उसके अंदर आपने 2-2 इंच के 2 टुकड़े लेने मुलैठी के। हाँ। वो आपने उसके अंदर डालना है, और फिर आपने उसके अंदर इतना रोज वाटर डालना है कि वो डेक हो जाए, यानी कि 4 खाने की चम्मच रोज वाटर डालिए। उसके अंदर आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं 2, और 2-4 लौंगे डाल दीजिए। ये आप अच्छी तरह इसको बीट करने के बाद इसको आप धूप में रख दीजिए 1 से 2 दिन। ये आप धूप में रखेंगे, बार बार इसको हिलाना है, और फिर उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आप जब ये ठंडा हो जाए तो ये आपके लिए रेडी है। इसको लेकिन मुस्तकिल फ्रिज में ही रखना है जब तक कि आप यूज कर रहे हैं। आपने रात को अच्छी तरह पूरे फेस पे, और चाहे तो इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी ऐड कर लीजिए 1 चम्मच। अगर आपने डाल दिया कोकोनट ऑयल तो बेहतरीन सीरम हो जाएगा। ये आपका सीरम बनके रेडी है। आप रात को रोजाना फेस पे अप्लाई कीजिए अच्छी तरह। जहां जहां आपके रिंकल्स हैं, रिंकल पे मसाज कीजिए। अपवर्ड मूवमेंट में हमेशा मैंने मसाज बताया है। और साथ साथ आपके जो डार्क पैचेस हैं, यानी जहां आपका पिगमेंट आया हुआ है, सेकेंड लास्ट फिंगर से मैं हमेशा बताती हूँ, इसके अंदर ऐसी रेज होती है जो आपके स्कार्स को खत्म करती है। आपने वहां अच्छी तरह मूवमेंट मसाज करना है, फिर उसके बाद आपने सो जाना लगा के। सुबह आप किसी भी अच्छे फेस वॉश से वॉश कीजिए, या मैं बेहतरीन बताती हूँ बेसन, पाउडर मिल्क और कॉफी, ये तीनों चीजें मिला के रख लीजिए। इसका आपने थोड़ा सा आपने पाउडर मिक्स हुआ हुआ निकाला, उसी को पानी से घोला और वो फेस पे लगा के अच्छा खासा मसाज कीजिए और वॉश कर लीजिए। ये आपका होममेड फेस वॉश है। सही। आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन में ही आपका स्किन देखिएगा किस कदर साफ सुथरी निखरी भी हो जाएगी। सही, बेहतर हो जाएगी स्किन। अच्छा, ये बताएं कि ये जो खुरदुरी स्किन होती है या फिर पिंपल्स निकले हुए होते हैं, और पिंपल्स अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं, उसके लिए क्या रेमेडी है?
उसके लिए बेहतरीन रेमेडी ये है कि आप केला खा के केले के छिलके को ना फेंकिए। केले की जो इनर साइड होती है छिलके की, अंदरूनी साइड होती है, वो आपने थोड़ी थोड़ी लगा के, जैसे फेस मास्क लगाते हैं इसी तरह आपने जहां जहां के स्कार्स हैं पूरे फेस पे आप उसे रब कीजिए, 5 मिनट रहने दीजिए, उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। डेली कीजिए, आपके स्कार्स खत्म हो जाए। ओके, ये यानी कि ये बड़ा ज़बरदस्त आपने जो है वो रेमेडी बताई है। अच्छा हुमैरा, एक चीज़ और जो आप भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हैं, हम लोग इस हवाले से बात भी करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब फ़ौरन से कोई मैजिक हो जाए और स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाए और ग्लास लुक आने लगे। इन रियलिटी आप स्किन के कलर को कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करके, कि क्या रेमेडी है उसकी, और ये जो ग्लास लुक है ये वाकई मिलती है किसी रेमेडी से, या कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन को ग्लास लुक बना सकती है? देखिए, प्रोडक्ट तो बहुत सारी है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स मौजूद है, कहीं ना कहीं केमिकलाइजेशन है। तो ऑब्वियसली उसके लगाने से आपको फॉर द टाइम बीइंग के लिए रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन वो परमानेंटली रिजल्ट्स नहीं होते हैं। आप लगाते रहे आपको लगता रहेगा कि स्किन बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन देखिए एक ग्लास स्किन, जो कोरियन ग्लास स्किन हम जिसे कहते हैं, उनको जेनेटिकली मिली हुई है ये। अब हम उन जैसे नहीं हो सकते, उनका एक नाम तो आ गया कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन, तो हम वो प्रोडक्ट से नहीं ले सकते। प्रोडक्ट से सिर्फ आप 1 से 2 टोन तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा हम उन जैसे तो नहीं बन सकते ना। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को अलग पैदा किया है, अलग तरीके से बनाया है, तो हम चाइनीज या कोरियन स्किन हम नहीं लेकर आ सकते, प्रोडक्ट से भी नहीं ला सकते। सब बेकार बातें हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए सब बातें करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक जो एशियन लुक दिया है हमारी स्किन को, वो वही रहेगा। आपकी स्किन, मैं तो हमेशा गोरा करने के भी खिलाफ हूँ। आप स्किन को गोरा करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाते हैं, और इस चक्कर में आप अपनी स्किन की जो असल हालत होती है उसको भी खराब कर देते हैं। मेरे पास इतने कई पेशेंट आते हैं जिनसे स्किन उनकी बर्बाद हो चुकी है, गोरा करने की क्रीम्स लगा के स्किन के कैंसर तक हो चुके हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्किन को गोरा करने के बजाय स्किन को हेल्दी रखिए। हेल्दी रखने के लिए सबसे बेहतरीन आपके पास विटामिन सी है। विटामिन सी आपको लेमन से मिल जाएगा, और जरूरी नहीं कि हमें लेमन का जूस ही लगाना है। लेमन का जेस्ट होता है, जैसे लेमन का छिलका होता है, आप छिलके को, मैं तो कहती हूँ लेमन के छिलके हमारे लिए कुदरती जराया है विटामिन सी का, उसको फेंके मत। आपने करना क्या है, लेमन के छिलके लेकर आपने ब्लेंडर में डाल दिए, जितने आपके पास छिलके अवेलेबल हैं उसमें आपने रोज वाटर डाला अच्छा खासा, और उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आपके पास जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा वो आप उसको संभाल के रखिए। किसी भी क्रीम में मिक्स करके आप उसका वो जो एक्सट्रैक्ट आपके पास पानी की शक्ल में निकला है वो आप उसको लगा सकते हैं मिक्स करके। लेमन जूस की भी जरूरत नहीं है, आप उसको मत फेंकें, वो जेस्ट आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। क्रीम में मिलाइए या आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके उसको रख लीजिए, आप उसको लगाइए। आप देखिएगा आपका जो ये नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, आपकी कोनियां हो गई, आपके पैरों के नकल्स हो गए, ये सब के लिए बेहतरीन चीज है लेमन के ये छिलके। इसका जूस निकाल के किसी भी क्रीम में ऐड करके वो लगाइए, और रात को अच्छी तरह मसाज करके हाथ पैरों पे जहां जहां लगे कि ब्लैक है, गर्दन, खासतौर पे गर्दन को लोग फोकस नहीं करते, गर्दन पे लगाइए। रात को आप किसी भी क्रीम में मिक्स करके आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, लेकिन किसी चीज में मिक्स करके जरूर लगाइए। उपटन बना के रखें ऑरेंज के छिलकों का। जी, ऑरेंज के छिलकों यूज करने से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमें तो पिंपल्स होते हैं उपटन यूज करने से, और थोड़ा सा स्किन भी उपटन यूज करने के भी तरीके होते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है या पोर्स एनलार्ज होते हैं, तो ग्रैन्यूल्स वाली चीजें यूज ना कीजिए उसमें। आप इतना फाइन पाउडर यूज कीजिए कि आपकी स्किन रब ना हो उसमें। आपने करना क्या है, आपने नींबू के छिलकों का पाउडर, ऑरेंज के छिलकों का पाउडर, ये मिक्स क्वांटिटी करके अपने पास रख लीजिए। और जितनी ये, जैसे अगर 1-1 चम्मच दोनों लिया तो उसका डबल आपने बेसन लेना है इसके अंदर। आपने इसमें बेसन ऐड किया, आपने इसमें मुलेठी पाउडर ऐड किया 1 चम्मच, ये भी ऐड कीजिए, और फिर आपने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की। ये आपके लिए बेहतरीन बेसन अपना उपटन बनेगा। और फिर आपने इसकी गर्माई के लिए आपने इसके अंदर रोज पेटल ऐड किए, ड्राई रोज पेटल पाउडर 1 चम्मच वो भी ऐड कर लीजिए, ताकि उसकी हिद्दत कम हो जाए। अब हल्दी अगर गर्म है तो उसकी हिद्दत कम हो जाएगी। बना के रखिए,
ये उपटन बेहतरीन है, दूध में मिला के इस उपटन को लगाइए, लेकिन हर पाउडर इतना बारीक होना चाहिए कि कोई भी ग्रैन्यूल आपके फेस पे ना लगे। इतना होगा, क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा, आप लगाइए, रब ना कीजिए, इसको लगा के जब आपका ये 60% ड्राई हो जाए तो पानी से गीला करके ही अपने फेस को अच्छे मसाज करके वॉश कर लीजिए। उपटन लगा के देखिए, हमारे यहाँ उपटन का तरीका क्या होता है, लगाने के बाद उसे इतना रब करते हैं, कहते हैं जी फेस अपना हाथों पैरों की मैल निकल रही है। तो ये बॉडी पार्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन फेस के लिए मसाज जरूरी नहीं है, वो सिर्फ लगाएं और वॉश करते हुए हल्का सा मसाज करके उसे वॉश कर लीजिए, ज्यादा इससे मसाज नहीं करते। सही, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच हुमैरा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बहुत सारी रेमेडीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुमैरा ने हमें बताई जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ज़रूर इसको घर में करके देखें और ज़रूर फीडबैक हमारे साथ में शेयर करें। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा बताइए, सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी 810।